everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के नेक्स्ट चैप्टर की, जो कि है एनिमल किंगडम। तो एनिमल किंगडम के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस के साथ। क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट आर द डिफिकल्टीज दैट यू वुड फेस इन क्लासिफिकेशन of animals if common fundamental features are not taken into account। तो क्वेश्चन है कि अगर हम कॉमन फंडामेंटल फीचर्स को अगर हम ध्यान में नहीं रखें तो हमें क्या क्या डिफिकल्टीज होंगी एनिमल्स की क्लासिफिकेशन में। ठीक है, तो देखिए, जब हम एनिमल्स की क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या मतलब एनिमल किंगडम में जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का वो क्या है। तो एनिमल किंगडम का बेसिस है सेल का अरेंजमेंट, राइट, बॉडी की सिमेट्री, देन सिलोम प्रेजेंट है एब्सेंट है बॉडी कैविटी, फिर डाइजेस्टिव ट्रैक, ठीक है, कैसा है, सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा है, तो ये सारी चीजें हम ध्यान में रखते हैं। ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसा है, तो ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को हम देखते हैं और उसी के बेसिस पर किसी भी ऑर्गेनिज्म को एनिमल किंगडम में हम मतलब किसी एक क्लास में डालते हैं या किसी फाइलम में डालते हैं। तो अब अगर हम देखें तो फंडामेंटल जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ना, उनका मेन काम होता है एक रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना, ठीक है, बिटवीन सर्टेन एनिमल्स, है ना, कि अच्छा ये ऑर्गेनिज्म है, इसके पास नोटोकॉर्ड है, ये इसके जैसा दिखता है, तो हम इन दोनों को एक फाइलम में डाल देते हैं। अब फर्दर उनमें और डिफरेंसेस भी हो सकते हैं, जैसे हमने लास्ट में जाके पढ़ा है अलग अलग क्लासेस हैं, है ना, जैसे एव्स है, मैमल्स है, रेप्टाइल्स है, ये अलग अलग क्लासेस हैं, राइट। तो अब हमें जो फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एस्टैब्लिश करते हैं एक रिलेशनशिप बिटवीन एनिमल्स, और ये जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं ये हमें बताते हैं कि कैसे एनिमल्स जो हैं वो एक दूसरे से सिमिलर हैं। ठीक है, उनके फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें उनके बीच की सिमिलैरिटीज के बारे में बताते हैं। अब अगर यही फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स हमें पता नहीं होंगे तो क्या होगा, एक तो हमें कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में क्या रिलेशनशिप है हमें वो नहीं पता होगा, इनकी फाइलोजेनेटिक हिस्ट्री हमें नहीं पता होगी, इनका एवोल्यूशन हमें समझ नहीं आएगा, राइट। कोई एक ऑर्गेनिज्म है जो से एक्सटिंक्ट हो चुका है ना, तो अब वो कैसा दिखता था, ठीक है, वो हम नहीं हम एक जो रफ फिगर जो हम बोलते हैं किसी एक्सटिंक्ट एनिमल की, कैसे पता चलते हैं हमें एक्सटिंक्ट एनिमल्स, जब कोई मतलब साइंटिस्ट कुछ कोई एक जगह पे कुछ सर्वे करते हैं, वहां पर कुछ रिमेन्स मिलते हैं ऑर्गेनिजम्स के, फिर उसके हिसाब से एक रफ स्केच बनाया जाता है कि अच्छा इसमें ये ऐसा सा ऑर्गेनिज्म रहा होगा, इसकी हाइट इतनी रही होगी। अब डायनासोर्स को किसी ने देखा नहीं है ना, किसी ने भी नहीं देखा है, लेकिन उनके जो रिमेन्स मिले थे उन्हीं से हमें पता चला कि वो कैसे से दिखते होंगे, वो जायंट होंगे, उनका बॉडी का स्ट्रक्चर कैसा होगा, उनके अंदर का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो कैसा रहा होगा, तो वो सारी चीजें, वो क्या खाते होंगे, ये सारी चीजें हमें उसी से पता चलती है। तो अगर हम फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स को ध्यान में नहीं रखेंगे तो हम ये सारी चीजें नहीं देख पाएंगे और एक वो एवोल्यूशनरी हिस्ट्री नहीं निकाल पाएंगे, एक रफ स्केच एनिमल्स का, एक्सटिंक्ट एनिमल्स का वो हम ड्रॉ नहीं कर पाएंगे। तो इसमें जैसे कि एनिमल्स होते हैं, अगर हम एनिमल्स की बात करें, एनिमल सेल की बात करें, जब हम क्लास 8 में पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो हम पढ़ते हैं कि प्लांट और एनिमल सेल में फर्क ये होता है कि एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती है और वो हेट्रोट्रॉप्स होते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया इनका फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक जो सारे एनिमल्स को एक ही किंगडम में डाल देता है कि ये हेट्रोट्रॉप्स है और इनके पास सेल वॉल नहीं है। उसके बाद अगर हम थोड़ा सा, अब हमने कोई एक फाइलम लिया, अब हम आगे बढ़ते गए तो हम देखते हैं कि
कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हैं एक फाइलम में, लेकिन उनमें से कुछ हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स हैं और वो सबके पास नहीं है, ठीक है। सो मेमोरी ग्लैंड इज स्पेसिफिक कैरेक्टर जो मैमल्स को डिफरेंशिएट करता है बाकी एनिमल्स से और बाकी वर्टिब्रेट्स से, ठीक है। तो इसीलिए अगर ये अगेन आई एम कमिंग टू दोज 3 पॉइंट्स कि अगर हमें फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं पता होंगे, कॉमन फंडामेंटल फीचर्स के बारे में अगर हमें नहीं पता होगा, तो एक तो हम जो ऑर्गेनिजम्स के बीच में रिलेशनशिप है वो नहीं निकाल पाएंगे, ठीक है। हमें नई स्पीशीज को डेवलप करना, उनको किस ग्रुप में डालना है हम ये नहीं जान पाएंगे। हम एक रफ स्केच जो हम बोलते हैं ऑर्गेनिजम्स का जो एक्सटिंक्ट है वो नहीं बना पाएंगे, और इवोल्यूशन कैसे हुआ, ठीक है, कैसे एक ऑर्गेनिज्म से अब इतनी सारी स्पीशीज हैं वो कैसे हुआ हम वो नहीं जान पाएंगे। ओके, सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू एवरीबडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। इफ यू आर गिवन अ स्पेसिमेन, what are the steps that you would follow to classify it? तो अगर हमें कोई स्पेसिमेन दिया गया है तो हम उसको कैसे क्लासिफाई करेंगे, क्या स्टेप्स को फॉलो करेंगे? तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कि उस ऑर्गेनिज्म का लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, क्या वो सेलुलर लेवल है, क्या वो टिश्यू लेवल है, या फिर वो ऑर्गन सिस्टम लेवल पर है। मतलब कि क्या वो एक सेल का बना है, ठीक है, क्या एक ग्रुप ऑफ सेल्स मिलके बना रहे हैं, या उसकी बॉडी के अंदर अलग अलग ऑर्गन्स है। जैसे ह्यूमन बॉडी है तो हमारे पास अलग अलग ऑर्गन है अलग अलग काम के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद है टाइप ऑफ बॉडी सिमेट्री। अब उसकी बॉडी सिमेट्री कैसी है, बायलेटरल है, रेडियल है, कैसी सिमेट्री है, ठीक है। उसके बाद है टाइप ऑफ सिलोम। सिलोम क्या है, एक कैविटी है, ठीक है, एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है हमारी एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, और जो बॉडी है, बॉडी वॉल है, राइट। सो इट इज सिलोम, ठीक है। अब सिलोम के बीच में क्या होता है कि इट इज ऑफ 3 टाइप्स, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एसिलोमेट्स होते हैं जिनमें सिलोम नहीं, ये बॉडी कैविटी नहीं होती है, ठीक है। तो ये यूजुअली पॉरीफेरा जो हमारा फाइलम है वहां से स्टार्ट होकर प्लेटीहेल्मिन्थीज तक होते हैं, ये सब एसिलोमेट्स है। फिर उसके बाद आता है सूडोसिलोमेट्स। सूडोसिलोमेट्स मतलब जिनके पास फॉल्स बॉडी कैविटी है, जैसे कि एस्के हेल्मिन्थीज होते हैं उनमें। उसके बाद जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, उसके बाद जो भी फाइला आते हैं टिल कॉर्डेट्स, ठीक है, तो वो सारे के सारे होते हैं ट्रू सिलोमेट्स, ठीक है। तो वो सिलोमेट्स होते हैं जिनके अंदर ट्रू सिलोम होता है, ये ट्रू बॉडी कैविटी होती है। ओके, तो फिर ये 3 चीजें देखकर भी हम ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई करते हैं। देन कमिंग ऑन टू सेगमेंटेशन। तो क्या आपने अर्थवॉर्म देखा है? अर्थवॉर्म की बॉडी आपको ऐसा नहीं लगती कि वो ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बनाया गया है? हमें क्लियरली विजिबल होता है उसकी बॉडी के सेगमेंट्स, होता है ना। तो दिस इज कॉल्ड एज सेगमेंटेशन, ठीक है, इसको हम सेगमेंटेशन बोलते हैं। अभी फर्दर आप चैप्टर्स में ये बहुत छोटी छोटी चीजें पढ़ोगे, एक ऑर्गेनिज्म का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कौन से सेगमेंट में होता है, उसका मतलब जो भी उसके नर्वस सिस्टम है वो कहाँ पर होता है, तो ये आप डिटेल में पढ़ोगे अपने फर्दर आने वाले चैप्टर्स में। तो सेगमेंटेशन के बेसिस पर भी ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया जाता है। देन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम मैमल्स की बात करें, ठीक है, कॉर्डेट्स की बात करते हैं, मैमल्स के कॉर्डेट्स की बात करते हैं, तो हर एक कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड होती है उसकी एम्ब्रियोनिक स्टेज पे, और एडल्ट स्टेज पे ये आके क्या बन जाती है, वर्टिब्रल कॉलम। क्या बन जाती है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर कि अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला है तो हम ये चीजें देखेंगे स्टेप बाय स्टेप, और उसके बेसिस पर उसको किसी एक क्लास में, एक फाइलम में हम उसको डाल देंगे, ठीक है। मान लो कि उसके पास वर्टिब्रल कॉलम है तो ऊपर वाले सब गए, ठीक है, जो भी फाइलम थे वो सब गए, हम सीधा कॉर्डेट्स पे आएंगे। कॉर्डेट पे आने के बाद फर्दर हमारे पास क्लासेस है, हम देखेंगे कि ये किस से मिल रहा है, कौन से क्लास से इसकी रिजेम्बलेंस है, तो उसमें हम उसको क्लासिफाई कर देंगे, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। लेट्स सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। हाउ यूजफुल इज द स्टडी ऑफ नेचर ऑफ बॉडी कैविटी एंड सिलोम इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो जब हम लास्ट क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे तो हमने पढ़ा था कि कैसे
अगर हमें एक ऑर्गेनिज्म मिल जाए तो उसमें हम क्या क्या चीजें देखेंगे और क्लासिफिकेशन में क्या क्या स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो उसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि हम उसका सिलोम देखेंगे, बॉडी कैविटी को भी ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। तो ये सिलोम है क्या बेसिकली, अब इसकी डेफिनेशन आप ध्यान से सुनना, क्योंकि ये आपको फर्दर 3 टाइप्स को मतलब क्लासिफाई करने में 3 टाइप्स में आपको हेल्प करेगा, ठीक है। सो सिलोम है क्या? सिलोम एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है which is derived and lined by mesoderm, ठीक है। तो मतलब कि ये जो ऑर्गेनिज्म, ये जो सिलोम होता है एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी है विच इज डिराइव्ड फ्रॉम मेसोडर्म एंड लाइंड बाय मेसोडर्म, ठीक है। अब इसमें अगर हम देखें तो हमने पढ़ा कि अच्छा ठीक है, अगर हमें कोई ऑर्गेनिज्म मिला है तो हमने उसको देखना है कि उसमें सिलोम है या नहीं, उसके बेसिस पर भी हम उसको कुछ क्लासेस में डाल सकते हैं, कुछ फाइला में उनको डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें क्लासिफिकेशन में हेल्प करता है। कैसे करता है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सिलोम हमारे पास 3 टाइप्स है। ए सिलोमेट्स है जिनके पास सिलोम है ही नहीं, ठीक है। ऐसे ऑर्गेनिजम्स विच हैव नॉट डेवलप्ड दैट डिविजन ऑफ लेबर, ठीक है, कि कैसे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हैं और कैसे उनके अंदर मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ सेल्स है जो एक काम कर रहे हैं, एक फंक्शन कर रहे हैं, वैसा इनमें नहीं है, ठीक है। इनमें आते हैं ऑर्गेनिजम्स जैसे पॉरीफेरा, बहुत ही सिंपल ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद आते हैं सूडोसिलोमेट्स। तो हमने डेफिनेशन में क्या पढ़ा था सिलोमेट्स की, कि वो एक ऐसी बॉडी कैविटी है जो कहां से मिल रही है, जो मेसोडर्म से डिराइव हो रही है और वहीं से लाइन हो रही है, ठीक है, मेसोडर्म से ही। लेकिन हमें कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे भी देखने को मिले हैं जिनके पास सिलोम है तो है, लेकिन वो ब्लास्टुला से डिराइव्ड है, मेसोडर्म से नहीं, ठीक है। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स और उन उसकी जो लाइनिंग है ना वो मेसोडर्मल सेल से है, बट कंप्लीटली वो लाइंड नहीं है मेसोडर्मल सेल से। फॉर एग्जांपल ऑल द ऑर्गेनिजम्स व्हिच आर प्रेजेंट इन फाइलम एस्केहेलमिथीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं हमारे थर्ड टाइप, दैट इज सिलोमेट्स, ठीक है। सिलोमेट्स कौन है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सिलोम है और वो मेसोडर्म से ही डिराइव्ड है, मेसोडर्म से ही लाइंड है, और ये हमें बताते हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स एक सिंपल ऑर्गेनिज्म से कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचे हैं। और इसमें वो ऑर्गेनिज्म, इसमें डिवीजन ऑफ लेबर होता है, ठीक है, कि एक ग्रुप ऑफ सेल्स है वो एक तरह का फंक्शन कर रहे हैं, दूसरे ग्रुप ऑफ सेल्स है वो दूसरे तरह का फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है। कुछ सेल्स है वो इंसुलिन ही सिक्रीट कर रहे हैं, कुछ सेल्स हैं वो कुछ एब्जॉर्प्शन ही कर रहे हैं। तो ऐसे डिवीजन ऑफ लेबर होता है सिलोमेट्स में। अब इसमें कुछ ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो कि होते हैं फाइलम कॉर्डेट्स और आर्थ्रोपोड्स में, राइट। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। अगर हम सिलोम भी देख लेते हैं, हमें वही लास्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो अगर हम सिर्फ सिलोम ही देखें कि इस ऑर्गेनिज्म में सिलोम है या नहीं है, तो उससे भी हम बहुत इजीली अपने ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई कर पाएंगे, ठीक है। हमें पता चल जाएगा कि एसिलोमेट्स में आएगा या सूडोसिलोमेट्स में या सिलोमेट्स में आएगा। उसके अकॉर्डिंग अब हम उसकी जो फर्दर स्टडी है वो उन फाइलम के हिसाब से करेंगे, ठीक है। अगर सिलोम है ही नहीं तो हम ऊपर के सारे प्लेटीहेल्मिन्थीज से ऊपर के सारे फाइला चेक करेंगे, ठीक है, पॉरीफेरा तक। अगर हमें उसमें सिलोम मिलता है तो हम उसमें एस्कीहेल्मिन्थीज चेक करेंगे। अगर हमें उसमें ट्रू सिलोम मिलता है तो हम उसमें ये कॉर्डेट्स तक जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनको चेक करेंगे, ठीक है, कि किसके साथ उसकी ज्यादा सिमिलैरिटी है। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रासेलुलर एंड एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन। तो इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन में क्या फर्क है? तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फर्क है। अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो ये कहां पर होती है? ये सेल के अंदर होती है, एक सेल के अंदर डाइजेशन हो रही है। वहीं पर अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो ये सेल के बाहर हो रही है। कहां पर? इन द कैविटी ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। तो आपको ह्यूमन का डाइजेस्टिव ट्रैक याद है, हमने कब पढ़ा था? हमने क्लास 10 में भी पढ़ा था, राइट? अभी तो पढ़ा था पिछली क्लास में। तो उसमें
हमने ये देखा था कि एलिमेंट्री कैनाल इट स्टार्ट्स फ्रॉम माउथ एंड स्टिल एनस, ठीक है। तो कोई एक सेल नहीं है जिसके अंदर खाना डाइजेस्ट हो रहा है, बट एक पूरा ट्रैक है एलिमेंट्री कैनाल जहां पर डाइजेशन का प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम्स, अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें तो इसमें सिक्रीशन होती है कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स की बाय सराउंडिंग साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब इसमें याद करो अमीबा, ठीक है। अमीबा हमने पढ़ा था, तो कैसे वो एक सूडोपोडिया मतलब अपने साइटोप्लाज्म की एक्सटेंशन से सूडोपोडिया बनाता है और खाने को एनगल्फ करता है, और उस जहां पर अब जैसे ये एनगल्फ हो जाता है खाना, ठीक है, तो यहाँ पर खाना है, ये इसने अंदर को क्या बना लिया, एक फूड वैक्यूल बना लिया। अब जब ये फूड वैक्यूल ऐसे सेल के अंदर आ जाएगा, यहाँ पर खाना है, तो अब ये साइटोप्लाज्म से यहाँ पर कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स आएंगे और इस खाने को डाइजेस्ट कर देंगे। वहीं पर जब हमने बात की थी ह्यूमन के डाइजेस्टिव ट्रैक की, तो हमने देखा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग एंजाइम्स हैं और बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, एक डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं है, बहुत सारे हैं, और वो अपनी अपनी सिक्रीशंस कर रहे हैं और अलग अलग तरह के कंपोनेंट्स को डाइजेस्ट करने में हेल्प कर रहे हैं, right? So it involves the secretion of digestive enzymes by special cells in the cavity of alimentary canal by ducts, ठीक है। कुछ डक्ट से होते हैं, कुछ डक्टलेस होते हैं, ये भी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा था, है ना। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब देखते हैं कुछ और डिफरेंसेस इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर में, ठीक है। तो सबसे पहला तो साइट ही है, उसके बाद है डाइजेस्टिव एंजाइम्स, क्योंकि हम डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो सेकंड पॉइंट डाइजेस्टिव एंजाइम है। अब देखते हैं अपना थर्ड पॉइंट, तो अब हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, दैट इज एब्जॉर्प्शन। अब खाना डाइजेस्ट तो हो गया है, अब उसको एब्जॉर्ब भी तो करना है, ठीक है। तो ये जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है, इनकी एब्जॉर्प्शन के बारे में बात करते हैं। तो जो डाइजेस्टेड मटेरियल है वो कहाँ पर डिफ्यूज हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म में। तो याद करो अमीबा का स्ट्रक्चर, है ना। तो ये फूड वैक्यूल था, यहाँ पर खाना था, अब ये डाइजेस्ट हो गया, डाइजेस्टिव एंजाइम्स बाहर से आए, ये डाइजेस्ट हो गया। अब जो भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो कहाँ पर चले जाएंगे, वो वापस से यहाँ पर सेल के अंदर आ जाएंगे, जो कि है इसका साइटोप्लाज्म में आ जाएंगे। और ये जो फूड वैक्यूल है ये धीरे धीरे से इस तरफ आएगा, मतलब ये मतलब मूव करेगा इसकी तरफ, सेल वॉल की तरफ, ठीक है। और फाइनली क्या होगा कि अब ऐसा तो है नहीं कि सारा ही डाइजेस्ट हो जाता है जैसे कि ह्यूमंस में है ना, सारा नहीं होता है, कुछ वेस्ट भी निकलता है। तो अब इसके अंदर रह जाएगा कुछ वेस्ट मटेरियल, और ये फूड वैक्यूल जब सेल वॉल के पास आएगी, इस अमीबा की वॉल के पास आएगी, तो फाइनली क्या होगा, ये इसको यहाँ से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा, जितना भी अनडाइजेस्टेड मटेरियल है उसको, ठीक है। तो सेल वॉल नहीं बट अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसको बाहर निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबॉडी। अब है एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, तो फिर से अब आ जाओ अब ह्यूमंस के ऊपर। तो इसमें जो डाइजेशन है, जो डाइजेस्टेड प्रोडक्ट्स है वो इंटेस्टाइन की वॉल्स में जाके एब्जॉर्ब होते हैं। तो याद है कि हमने पढ़ा था कि जो डाइजेशन है वो माउथ में स्टार्ट होती है, पूरी तरह जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो डाइजेस्ट होते हैं जाके हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में, और उसी स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं विलाय, और इन विलाय में जाके पूरा का पूरा खाना एब्जॉर्ब हो जाता है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं वो सारे एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद है एफिशिएंसी। अब अगर हम इंट्रासेलुलर डाइजेशन की बात करें ना, तो ये कितनी ही एफिशिएंट है, ठीक है। इसकी एफिशिएंसी की अगर हम बात करें एज कंपेयर टू एक्स्ट्रासेलुलर डाइजेशन, तो इसकी एफिशिएंसी कम है, ठीक है। कोई रीजनल डिफरेंशिएशन है, कहीं पर भी ये फूड वैक्यूल बना, वहीं पर डाइजेस्ट हो गया, वहीं पर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म में फिर वो डिफ्यूज हो गया डाइजेस्टेड मटेरियल और सेल ने यूज कर लिया। उसके बाद अगर हम एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन की बात करें तो इन कंपैरिजन टू इंट्रासेलुलर डाइजेशन इसकी एफिशिएंसी ज्यादा है, और गट में जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल एलिमेंट्री ट्रैक है उसमें रीजनल डिफरेंशिएशन है, ठीक है, कि ये जगह है यहाँ पर ये डाइजेस्ट होगा, दूसरी जगह पे ये वाली चीज डाइजेस्ट होगी, यहाँ पर ये एंजाइम आएगा, ये इस कंपोनेंट को डाइजेस्ट करेगा, और फाइनली मतलब खाना जो है वो एब्जॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा, और उसके बाद जब यही चीजें जो वेस्ट है वो जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में, तो वहां पर पानी एब्जॉर्ब हो जाएगा उस अनडाइजेस्टेड मटेरियल से, ठीक है। तो देयर इज
रीजनल डिफरेंशिएशन इन द गट, जो कि इंट्रासेलुलर डाइजेशन में हमें देखने को नहीं मिलती है। एग्जाम्पल्स तो बहुत ही, सबसे तो हम एग्जाम्पल्स ही दे रहे हैं। तो इंट्रासेलुलर डाइजेशन होती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में या फिर और कुछ लोअर ऑर्गेनिजम्स में, और एक्स्ट्रा सेलुलर देखने को मिलती है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स में। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो जब भी ये आए तो दिमाग में हमें रख लेना है एक अमीबा और दूसरी तरफ ह्यूमंस, क्योंकि इन दोनों की डाइजेशन प्रोसेस हमने काफी डिटेल में बहुत अच्छे से पढ़ी है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, What is the difference between direct and indirect development? तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट में फर्क क्या होता है? तो अगर हम डायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो लाइफ साइकिल होती है एडल्ट की, ठीक है, तो उसमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती है, ठीक है। तो वो एक मतलब एक एम्ब्रायो से वो क्या बनता है, एक इंडिविजुअल की तरफ बनना शुरू होता है, लेकिन उसमें कोई लार्वल स्टेजेस नहीं आती हैं। वहीं पर अगर हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें जो एडल्ट इंडिविजुअल है वो पहले एग्स बनाता है, फिर वो डेवलप होता है एडल्ट स्टेज पे, और यहां से यहां तक पहुंचने का जो सफर है उसमें बहुत सारी लार्वल स्टेजेस आती हैं। तो मतलब इसे बोलते हैं हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जिस डेवलपमेंट में लार्वल स्टेजेस नहीं होती हैं वो होती है डायरेक्ट डेवलपमेंट, और जिन स्टेजेस में लार्वल स्टेजेस होती हैं जिन डेवलपमेंट में, तो उसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। बहुत सिंपल। जैसे अगर हम मैमल्स की बात करें, तो अगर आप ह्यूमंस की ही बात करो तो आपने कोई लार्वल स्टेज देखी है? नहीं देखी है ना। मतलब जो बॉडी के अंदर, जो एक मदर के वूम के अंदर जो बच्चा पैदा हो रहा है, मतलब फ्यूजन हुआ, उसके बाद वो ग्रो होना शुरू हुआ, ठीक है, जो अंदर स्टेजेस हो रही हैं दैट आर डिफरेंट, है ना। अब वो बड़ा होता गया होता गया होता गया, और फाइनली जब वो आया, जब यंग वन आया, तो वो बिल्कुल वैसा ही दिखता है, एडल्ट की तरह ही, ठीक है। वही एक नाक है, दो कान है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पाँव हैं, ठीक है। सो ये जो यंग वन है वो बिल्कुल रिजेंबल करते हैं अपने पेरेंट्स को। कोई लार्वल स्टेज तो नहीं आई ना डिलीवर होने के बाद, बेबी के डिलीवर होने के बाद। और वैसे ही आप किसी में भी देख लो, डॉग्स के बेबीज को देख लो, कैट्स के बेबीज को देख लो, है ना, काऊ के बेबीज को देख लो, तो इन सब में कोई लार्वल स्टेज नहीं होती है। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जैसे इकाइनोडर्म्स हैं, ठीक है, कुछ जैसे हमने फ्रॉग का भी पढ़ा है, एम्फीबियंस की लाइफ साइकिल भी पढ़ी है, तो पढ़ी है, नहीं पढ़ी है तो पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है कि जब एक बेबी, जब एक यंग वन आता है ना, तो वो बिल्कुल एडल्ट की तरह नहीं दिखता। कि जैसे अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो जैसे जो ह्यूमन के यंग वंस होते हैं वो बिल्कुल एक एडल्ट ह्यूमन बीइंग की तरह दिखते हैं, है ना। इसमें नहीं दिखते हैं। इसमें वो धीरे धीरे डेवलप होते हैं अलग अलग स्टेजेस से, मतलब लार्वल स्टेजेस आती हैं, और करते करते फिर वो फाइनली एक एडल्ट की तरह हमें दिखाई देना शुरू होते हैं कि अच्छा ये इस ऑर्गेनिज्म का बेबी है, ठीक है। सो यंग वंस लुक इंटायरली डिफरेंट फ्रॉम देयर एडल्ट जब वो डिलीवर होते हैं या जब वो एग से बाहर आते हैं। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, बहुत ही सिंपल है। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6, what are the peculiar features that you find in parasitic platyhelminthes? तो platyhelminthes कौन सी वाली फाइलम होती है? वो वाली फाइलम जिसमें होते हैं कौन, जिसमें होते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है। तो जैसे कि एक तो पेक्यूलर फीचर हमें समझ आ ही गया है कि दे ऑल आर पैरासाइट्स, दे ऑल आर फ्री लिविंग पैरासाइट्स, और उनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते। जो स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो इनमें नहीं होते हैं, इसीलिए ये होते हैं एनारोबिक। नॉट एग्जैक्टली इसीलिए, बट ये होते हैं एनारोबिक, और इनमें कोई भी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स नहीं होते, मतलब रेस्पिरेशन के लिए कोई एक ऑर्गन, स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। देन दे हैव स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स जैसे कि हुक्स हो गए, सकर्स हो गए, फॉर अटैचमेंट टू द होस्ट। तो हमने बोला था कि ये पैरासिटिक है। पैरासिटिक है तो मतलब कि ये पैरासाइट होगा किसी के ऊपर, ठीक है, किसी होस्ट के ऊपर, तो उससे अटैच होने के लिए ये हुक्स का या सकर्स का यूज करते हैं, और सकर्स का काम होता है ब्लड सक करना होस्ट से, ठीक है। उसके बाद दे हैव डाइजेस्टिव ट्रैक, समटाइम्स इट इज इनकम्प्लीट और समटाइम्स इट इज एब्सेंट, ठीक है। कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक इनके पास नहीं होता है, और एक्सक्रीशन के लिए इनके पास होते हैं फ्लेम सेल्स। तो कैसे याद रखेंगे, बहुत सिंपल है। फ्लैट वर्म्स
मतलब प्लेटीहेल्मिन्थीज को एक दूसरा नाम भी दिया जाता है कि इसमें सारे के सारे फ्लैट वर्म्स होते हैं। तो F फॉर फ्लैट एंड F फॉर फ्लेम सेल्स, ठीक है। तो इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं फ्लेम सेल्स। उसके बाद लोकोमोटरी ऑर्गन्स इनमें एब्सेंट होते हैं। दे हैव वेल डेवलप्ड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और ये जनरली हर्माफ्रोडाइट्स होते हैं। हर्माफ्रोडाइट्स कौन से होते हैं? ये वो एनिमल्स होते हैं, जैसे हम प्लांट से बोलते हैं ना बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। तो ये वो एनिमल्स होते हैं जिनमें मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, ठीक है। सो दे आर हर्माफ्रोडाइट्स। देन दे आर डोर्सो वेंट्रली फ्लैटेंड। तो क्या नाम है इनका? फ्लैट वर्म्स, ठीक है। फ्लैट वर्म्स मतलब कि ये नीचे से ऊपर से ये एकदम फ्लैट होते हैं। सो दे आर फ्लैटेंड, डोर्सो वेंट्रली दे आर फ्लैटेंड। देन टेग्यूमेंट्स, दे हैव टेग्यूमेंट्स जो उनको प्रोटेक्ट करते हैं। अब वो क्योंकि होस्ट के ऊपर एक्ट करते हैं, तो होस्ट के जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए उनके पास होते हैं टेग्यूमेंट्स, ठीक है। तो बहुत ही सिंपल है, इनको पॉइंट वाइज ऐसे ही याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, what are the reasons that you can think of the arthropods to constitute the largest group of animal kingdom? तो अगर हम देखें नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, तो उसमें बोला जाता है कि आर्थ्रोपोड्स कौन होते हैं? जिनमें आते हैं इंसेक्ट्स, ये जो छोटे छोटे मक्खी मच्छर टाइप इंसेक्ट्स होते हैं ना, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं, और ये इतने छोटे छोटे हैं कि जैसे अगर नंबर ऑफ लायंस अगर हमें काउंट करने हैं, ठीक है, तो जैसे हम लोग काउंट करते हैं कि बंगाल टाइगर्स जो है वो एक एंडेंजर्ड स्पीशीज है। कैसे पता है? क्योंकि उनका नंबर बहुत कम हो गया है ना, क्योंकि वो हम काउंट कर सकते हैं। वहीं पर अगर हम आर्थ्रोपोड्स की बात करें, ये इतने ज्यादा है। एक कमरे में कितने मच्छर हैं, क्या ये आप काउंट कर सकते हो? नहीं। वो कहीं पर भी छोटा सा मच्छर कहीं भी उड़ के कहीं भी बैठा होगा, आप नहीं देख सकते, ठीक है। हर एक को आप नहीं काउंट कर सकते। तो आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं उनमें आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। और ये सबसे बड़ा ग्रुप है बिकॉज देयर आर मेनी इंसेक्ट्स, एंड इफ वी टॉक अबाउट आर्थ्रोपोड्स, सो दे कॉन्स्टिट्यूट अराउंड 3/4 ऑफ द ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। 3/4 जो ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी अर्थ पे, वो कौन है? वो है आर्थ्रोपोड्स, ये इंसेक्ट्स हैं, ओके। तो क्यों ऐसा है कि इतने सारे आर्थ्रोपोड्स हैं? वो इसलिए है, एक तो सबसे पहली बात, एक इंपॉर्टेंट बात, कि ये फर्स्ट फाइलम है ऑर्गेनिजम्स का जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम देखने को मिले हैं। इससे नीचे, इससे जो लोअर फाइला है, उनमें किसी भी ऑर्गेनिजम्स में वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स नहीं थे, लेकिन ये पहला फाइला है जिसमें वेल डेवलप्ड ऑर्गन्स देखने को मिले हैं। ये बहुत ही इलेबोरेट है इसका, और मतलब दिस इलेबोरेट ऑर्गन सिस्टम इट हेल्प्स इन सर्वाइविंग इन डाइवर्स कंडीशंस, ठीक है। अब कैसी भी कंडीशन है, बहुत गर्मी है, बहुत धूप है, और बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। जैसे आई हैव ऑब्जर्व्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कि पहले ऑल आउट लगाते थे तो मच्छरों को फर्क पड़ता था, और अब ऑल आउट भी लगाओ तो भी मच्छरों को कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो इवॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो ऑर्गन सिस्टम है इनका, ये इनको हेल्प करता है डाइवर्स कंडीशंस में भी रहने के लिए, ठीक है। तो इसलिए इनकी जो पॉपुलेशन है वो इतनी ज्यादा है, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में भी सरवाइव कर पाते हैं, ओके। देन थिक एंड टफ काइटिनस क्यूटिकल प्रोटेक्ट इट फ्रॉम प्रेडेटर्स। अब इनके पास थिक काइटिनस क्यूटिकल होता है, ठीक है। काइटिन का बना हुआ क्यूटिकल होता है जो इनको प्रोटेक्ट करता है प्रीडेटर से, मतलब उन ऑर्गेनिज्म से जो इनको अपना प्रे बना सकते हैं, ठीक है। उसके बाद काइटिनस एक्सोस्केलेटन होता है जो पानी का लॉस, जो वाटर लॉस को प्रिवेंट करता है, पानी का लॉस नहीं होने देता है। देन दे रिप्रोड्यूस वेरी फास्ट, और इनकी रिप्रोडक्शन में बहुत कम टाइम लगता है, और बहुत कम टाइम में इनके एग्स हैच हो जाते हैं। Then they have jointed legs, they allow them to move and perform many functions. इनके जो legs होते हैं, jointed appendages जिनको बोलते हैं, तो ये बहुत सारे होते हैं, ठीक है। और ये इनको मूव करने में हेल्प करते हैं, और ये इनको कोई फंक्शन परफॉर्म करने में हेल्प करते हैं,
ओके, देन दे हैव सम फेरोमोन्स, ठीक है, फेरोमोन्स होते हैं जो इनको कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं, कैसे ये एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है, कैसे ये अपने आसपास की चीजों को सेंस करते हैं, तो दे आर फेरोमोन्स विच आर प्रेजेंट इन देम विच हेल्प देम इन कम्युनिकेशन। तो ये अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो आपको याद रखनी है, क्योंकि इसके ऊपर वन वर्ड क्वेश्चन इजीली बन सकता है। देन वेल डेवलप्ड सेंस ऑर्गन्स एंड नर्वस सिस्टम, बहुत ही वेल डेवलप्ड ऑर्गन सिस्टम्स हैं इनके पास और नर्वस सिस्टम भी है। तो ये सारी चीजें, तो अगर हम हर एक चीज को, हर एक पॉइंट को ध्यान से पढ़ें तो वो कहीं ना कहीं इनके सर्वाइवल में इनकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट इज व्हाई दे कॉन्स्टिट्यूट द लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल किंगडम। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8, water vascular system is the characteristic of which of the group of organisms? तो water vascular system जो है वो characteristic feature है सिर्फ एक फाइला का, और वो है इकाइनोडर्म्स, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा और इकाइनोडर्म्स, ठीक है, ये सिर्फ इनमें हमें देखने को मिल रहा है, जिसे स्टार फिश है ना, तो उन सब में ये हमें देखने को मिलता है। पॉरीफेरा में, स्टेनोफोरा में, कॉर्डेट्स में वाटर वेस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। तो ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम एक्चुअली है क्या? ये इन इकाइनोडर्म्स के अंदर एक केनाल सिस्टम सा होता है, ठीक है, इनके पास परफोरेटेड पैनल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट, ठीक है, इनको हम बोलते हैं मैड्रीपोराइट, जो वाटर की पर्कोलेशन में हेल्प करते हैं, और ये हेल्प करते हैं, ये जो वाटर वेस्कुलर सिस्टम है ये इकाइनोडर्म्स को मूव करने में, इनकी लोकोमोशन में हेल्प करता है, इनकी फूड और वेस्ट को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, ठीक है, और फूड कैप्चर करने में इनकी हेल्प करता है, राइट। तो ये सारे काम ये वाटर वेस्कुलर सिस्टम करता है, और ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इकाइनोडर्म्स का। अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन। एंड ये जो परफोरेटेड पैनल्स हैं इनको क्या बोलते हैं? मैड्रीपोराइट। अगेन अ 1 मार्क क्वेश्चन, ठीक है। सो आई होप क्लियर है आपको। अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो अगर हम बात करें फाइलम कॉर्डेटा की, ठीक है, हमारे पास है फाइलम कॉर्डेटा, ठीक है। अब इसके अंदर सब ग्रुप्स हैं, ठीक है, सब फाइला हैं जो कि हैं यूरोकॉर्डेट, ठीक है, सिफेलोकॉर्डेट, मैं बहुत शॉर्ट में लिख रही हूं, और थर्ड है वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो अगर हम इन सब को देखें, मतलब कॉर्डेट्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, कॉर्डेट्स को कॉर्डेट्स एक नॉन कॉर्डेट्स थे, एक कॉर्डेट्स थे, ठीक है। जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि ऑन द बेसिस ऑफ नोटोकॉर्ड ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासेस में डाला गया था, ठीक है, एक थे नॉन कॉर्डेट्स और एक थे कॉर्डेट्स। तो नॉन कॉर्डेट्स, उनके पास जो नोटोकॉर्ड थी वो कभी भी नहीं थी, मतलब ना लार्वल स्टेज पे, ना एडल्ट स्टेज पे, किसी स्टेज पे नहीं। लेकिन कॉर्डेट्स के केस में चाहे वो लार्वल स्टेज पे हो, चाहे वो एम्ब्रियोनिक स्टेज पे हो, पर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, ठीक है। तो अब इसमें भी फर्दर सब ग्रुप्स हैं, जैसे कि यूरोकॉर्डेट है। यूरोकॉर्डेट वो मतलब सब फाइला है, सब क्लास है, या सब ग्रुप है जिसमें नोटोकॉर्ड होती है टेल में सिर्फ लार्वल स्टेज पे, ठीक है, और उसके बाद एडल्ट में जाके वो डिसअपियर हो जाती है। वहीं पर अगर हम सिफेलोकॉर्डेट्स की बात करें तो उनमें नोटोकॉर्ड होती है, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम हेड टू टेल रीजन, हेड से लेकर टेल तक इनके पास नोटोकॉर्ड होती है और ये पूरी लाइफ रहती है। वहीं पर अगर हम बात करें कॉर्डेट्स की, वर्टिब्रेट्स की, तो वर्टिब्रेट्स में क्या होता है कि नोटोकॉर्ड होती है, और जब यही एम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, और जब यही एम्ब्रायोज जब ये बन जाते हैं एडल्ट्स, तो यही नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, रिप्लेस कर दी जाती है बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारी 2 चीजें हैं ना, यूरोकॉर्डेट और सिफेलोकॉर्डेट, इनको हम प्रोटोकॉर्डेट्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो 2 सब ग्रुप्स हो गए, एक प्रोटोकॉर्डेट्स हो गए, एक वर्टिब्रेट्स हो गए। तो प्रोटोकॉर्ड तो अब अगर हम देखें तो सारे के सारे जितने भी हमारे वर्टिब्रेट्स हैं सारे कॉर्डेट्स हैं,
कैसे कॉर्डेट्स हैं? क्योंकि उन सब में लाइफ की किसी ना किसी स्टेज पे नोटोकॉर्ड रही है और अब वो वर्टिब्रल कॉलम से रिप्लेस हो गई है। वहीं पर अगर हम कॉर्डेट्स को देखें तो सारे कॉर्डेट्स वर्टिब्रेट्स नहीं हैं, ठीक है। किसी में एम्ब्रियोनिक स्टेज पे थी, फिर एडल्ट में डिसअपियर हो गई, किसी में वो हेड टू टेल तक आज तक है, right? So I hope this question is clear to everybody. All vertebrates are chordates, but all chordates are not vertebrates. Okay, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10. How important is the presence of air bladder in Pisces? तो Pisces कौन सी वाली क्लास हुई? ये हुई फिशेस वाली क्लास। यहाँ पर आती हैं फिशेस, ठीक है। तो एयर ब्लैडर्स को हम एक और नाम देते हैं जिसे बोलते हैं स्विम ब्लैडर्स, ठीक है। तो ये किस में होते हैं? फिशेस में होते हैं, क्योंकि फिशेस वाटर में स्विम करती रहती हैं, ठीक है। तो हम इन्हें स्विम ब्लैडर्स भी बोलते हैं। तो इनमें क्या होती है? इनमें गैस फिल्ड होती है, जिसकी वजह से ये फिशेस को बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। मतलब कि वो तैरती रहती हैं वाटर में और डूबती नहीं है, ठीक है। सो they are filled with gas which helps them in maintaining the buoyancy, ठीक है। अब फिशेस के लिए क्या इंपॉर्टेंस है? इंपॉर्टेंस तो यही है, इतनी सी ही है, ठीक है। उनको बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करती है। सो फिशेस दे मूव अप, दे मूव डाउन, और उनको सिंक होने से प्रिवेंट करती हैं, और उनको जो भी वाटर का करंट हो उसमें रहने में उनकी हेल्प करते हैं एयर ब्लैडर्स या स्विम ब्लैडर्स। अब अगर हम इसी क्लास की बात करें तो इनमें भी दो तरह की फिशेस आती हैं, ऑस्ट्रिच थाइस एंड कॉन्ड्रिच थाइस, ठीक है। तो इन दोनों क्लासेस में क्या होता है? जो ऑस्ट्रिच थाइस हैं उनमें एयर ब्लैडर्स होते हैं, एयर ब्लैडर्स प्रेजेंट होते हैं, और वहीं पर कॉन्ड्रिच थाइस में ये जो ब्लैडर्स होते हैं, एयर ब्लैडर्स या स्विम ब्लैडर्स जिनको हम बोलते हैं, ये एब्सेंट होते हैं। तो ये जो सेकंड क्लास है हमारे, मतलब सेकंड ग्रुप है फिशेस का, इन फिशेस को कॉन्टिन्यूअसली स्विम करना पड़ता है ताकि वो डूब ना जाए। वहीं पर जो ऑस्ट्रिच थाइस वाली फिशेस है, मतलब इस कैटेगरी में जो फिशेस आती हैं, उनमें जो एयर ब्लैडर है, जो स्विम ब्लैडर है, वो उनके उसके अंदर गैस है, ठीक है, एयर भरी हुई है, गैस भरी हुई है, तो वो उनको बायंसी मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, और उनको लगातार स्विम करते हुए नहीं रहना पड़ता है। दे कैन जस्ट स्टे इन वाटर एज सच, ठीक है। वहीं पर कॉन्ड्रिच थाइस की कैटेगरी में जो फिशेस आती हैं उनमें एयर ब्लैडर्स नहीं होते हैं, इसलिए उनको कॉन्टिन्यूअसली क्या करना पड़ता है? स्विम करते रहना पड़ता है, ठीक है। तो वेरी सिंपल, क्या आंसर था? टू मेंटेन बायंसी विच हेल्प्स देम टू फ्लोट इन वाटर, मूव अप एंड डाउन एंड टू स्टे इन द वाटर करंट। बस इतना सा ही आंसर था, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट आर द मॉडिफिकेशंस दैट आर ऑब्जर्व्ड इन बर्ड्स दैट हेल्प देम टू फ्लाई? तो क्या मॉडिफिकेशंस हैं बर्ड्स में जो उनको फ्लाई करने में हेल्प करती हैं? सबसे पहले कि जैसे हमारे पास भी 4 लिम्स हैं, ठीक है। तो ये जो उनकी जो आर्म्स वाले जो लिम्स हैं, ठीक है, वो बेसिकली मॉडिफाइड होते हैं विंग्स में, और हाइंड लिम्स जो होते हैं दे आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग एंड पर्चिंग, ठीक है। तो उड़ने के लिए उनके पास जो उनके विंग्स होते हैं दे आर एक्चुअली 4 लिम्स। उसके बाद उनके पास एक स्ट्रीमलाइंड बॉडी होती है। तो स्ट्रीमलाइंड जो वर्ड है वो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, कुछ ऐसी होती है जो एंड्स से नैरो होती है और सेंटर से, मिडल से ये ब्रॉड होती है, ठीक है। सो दिस इज अ स्ट्रीमलाइंड बॉडी जो इनको फ्लाई करने में हेल्प करती है। बेसिकली ये जो टाइप है ना, ये फ्रिक्शन को रिड्यूस करती है, इट रिड्यूसेस फ्रिक्शन, ठीक है। अब इनके पास, इन बर्ड्स के पास क्या होता है? इनके पास बोन्स होती है लेकिन वो हॉलो होती हैं, तो उसकी वजह से इनका वेट जो होता है वो लाइट होता है, ठीक है। दे आर लाइट वेट, और इनकी हेल्प से दे कैन इजीली फ्लाई, क्योंकि अगर बहुत ही भारी इंसान है वो नहीं फ्लाई कर पाएगा, लेकिन अगर हल्के होंगे बर्ड्स तो दे विल बी एबल टू फ्लाई, ठीक है। सो दे हैव हॉलो बोन्स in the body which make them lightweight and they help in flying, right? They are uricotelic, तो उसकी वजह से it helps in reducing the amount of water needed by them, ठीक है। तो ये यूरिकोटेलिक होते हैं, ठीक है। यूरिक एसिड
इनका जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड होता है और इसकी वजह से इनको बहुत ज्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ठीक है। अब दे हैव एयर सैक्स जो इनको सप्लीमेंट्री रेस्पिरेशन करते हैं, क्योंकि अभी कॉन्टिन्यूसली फ्लाई कर रहे हैं, दे नीड टू ब्रीथ फास्टर, ठीक है। उनकी बॉडी की रिक्वायरमेंट पूरी होनी चाहिए, उनको फ्लाई करते टाइम ऐसा नहीं होना चाहिए कि अब सांस नहीं आ रही, अब थक गए हैं। सो दे हैव दीज एयर सैक्स जो इनको रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं। देन देयर बॉडी इज कवर्ड विद फेदर्स, और ये फेदर्स का काम होता है इनको इन फ्लाई करते टाइम फ्रिक्शन को कम करना, एंड दे प्रिवेंट द लॉस ऑफ हीट एंड हेल्प्स इन मेंटेनिंग द कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्योंकि ये भी कौन से होते हैं, ये भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है, जैसे ह्यूमंस होते हैं, तो इनका भी एक कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर होता है जो फेदर्स हेल्प करते हैं इनको इनका कांस्टेंट टेम्परेचर मेंटेन करने में, ठीक है। तो आई गेस बहुत ही सिंपल सी चीजें थी और आपने ये बहुत डिटेल में भी पढ़ी है चैप्टर में, तो आज आपका रिवीजन हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, could the number of eggs or young ones produced by oviparous and viviparous mother be equal and why? तो क्या जो oviparous organisms होते हैं और viviparous organisms होते हैं, क्या उनके जो young ones हैं या जो number of eggs हैं वो सेम होते हैं, और क्यों या क्यों नहीं? जो भी आंसर है yes और no, पर क्यों, ठीक है। तो अगर हम बात करें ओविपेरस मदर्स की, तो जो वो नंबर ऑफ एग्स जो वो प्रोड्यूस करती हैं, दे आर ऑलवेज मोर देन जो एक विविपेरस मदर एक यंग वन को पैदा करती है, ठीक है। तो अगर हम नॉर्मली ऐसे देखें, ह्यूमंस में ही देखें, ठीक है, तो बहुत रेयरली ऐसा होता है कि ट्रिपलेट्स होते हैं, या ट्विंस भी बहुत कॉमन नहीं है, ठीक है, ट्रिपलेट्स तो और भी रेयर है। तो यूजुअली एक बच्चा, एक मदर एक टाइम पर एक बेबी को पैदा करती है, राइट। वहीं पर अगर हम एग्स की बात करें कि एक ओविपेरस मदर कितने एग्स देती है, बहुत सारे देती है। अब ऐसा क्यों है? अगर हम एग्स की बात करें, एक बार एग्स ले हो गए, अब उसके मतलब एग्स दे दिए मदर ने, उसके बाद इन एग्स को कहाँ रहना पड़ता है, इस एनवायरमेंट में बाहर रहना पड़ता है मदर की बॉडी से, तो उनको पेरेंटल केयर थोड़ी कम मिलती है, ठीक है, उनको एनवायरमेंटल कंडीशन से प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो इन सब केसेस में जो सर्वाइवल के चांसेस होते हैं ना इन एग्स के, जो इस एग से बेबी निकलना है, उनके बहुत कम होते हैं। वहीं पर अगर हम विविपेरस मदर की बात करें, तो वो यंग वन को अपने ही वूम में रखते हैं और वहीं पर उसको नरिश करते हैं, और फिर मतलब वेरिएबल पीरियड ऑफ टाइम के लिए मतलब मैमल्स रखते हैं। तो जैसे अगर ह्यूमंस की बात करें, तो आफ्टर 9 months बेबी बॉर्न होता है और फिर भी उसको थोड़ी पेरेंटल केयर दी जाती है, लेकिन जो उसकी बहुत सेंसिटिव वाली स्टेजेस होती हैं, वो सारी की सारी जो डेवलपमेंट्स होती हैं, वो सारी की सारी मदर के वूम में होती है, ठीक है। तो इसमें सर्वाइवल के चांसेस ज्यादा होते हैं रादर देन फॉर द चिल्ड्रन ऑफ एन ओविपेरस मदर, ठीक है। तो ये उसी को कंपनसेट करने के लिए नेचर हैज दिस फॉर्मूला कि जो ओविपेरस मदर्स होंगी, दे ले मेनी एग्स एंड अ विविपेरस मदर विल बी एबल टू मतलब एक अच्छा एनवायरमेंट सिर्फ एक बेबी को एट अ टाइम दे पाएंगी, एक ज्यादा से ज्यादा 2 या इन वेरी रेयर केसेस 3, ठीक है। तो द नंबर ऑफ एग्स आर डेवलप्ड आउटसाइड द बॉडी of the mother in the oviparous animals, so they are more prone to environmental conditions and predators। वहीं पर young ones में क्या होता है कि womb के अंदर है, वहीं पर न्यूट्रिशन मिल रही है, सेफ कंडीशंस है। अब जब एक बार बेबी पैदा हो, जब तक नहीं हुआ है, तो उसको एनवायरमेंटल कंडीशन से भी कुछ खास लेना देना नहीं है, वो उनसे प्रोटेक्टेड है और प्रीडेटर से भी प्रोटेक्टेड है, राइट। तो इसीलिए नेचर ने इस लॉस को कंपनसेट करने के लिए एक ऐसा मतलब ओविपेरस मदर्स को बहुत सारे एग्स होंगे और विविपेरस को एक होगा, क्योंकि उनमें सर्वाइवल के चांसेस थोड़े कम होते हैं, ठीक है। सो आई होप बहुत ही सिंपल था। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13, सेगमेंटेशन इन द बॉडी इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग? प्लेटीहेल्मिंथीज, एस्केहेल्मिंथीज, एनालीज एंड आर्थ्रोपोड्स। तो आर्थ्रोपोड्स में कौन आते हैं? इनमें आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। प्लेटीहेल्मिंथीज में आते हैं फ्लैट वर्म्स, ठीक है, फ्लैट वर्म्स। उसके बाद एस्केहेल्मिंथीज में कौन आते हैं? निमेटोड्स, ठीक है। एनालीडा में कौन आते हैं? इनमें आते हैं अर्थवर्म्स। तो इनमें से अगर आप
ध्यान से सोचो, ठीक है। तो किस में हमें सेगमेंटेशन देखने को मिली थी फर्स्ट टाइम? तो फर्स्ट टाइम सेगमेंटेशन हमें एनालिड्स में देखने को मिलती है। आप अर्थवॉर्म को देखो, ऐसा लगता है ना कि अलग अलग पार्ट्स जोड़ के एक ऑर्गेनिज्म बना हुआ है, सो दैट इज सेगमेंटेशन, ठीक है। और अलग अलग जो उनका सेगमेंट है बॉडी का, उसमें अलग अलग फंक्शंस होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी है, फिर उनमें नर्वस सिस्टम भी है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी है। तो जब आप मतलब नेक्स्ट चैप्टर्स पढ़ोगे ना, तो उसमें आप मॉर्फोलॉजी ऑफ एनिमल्स में आप इनको डिटेल में पढ़ोगे, ठीक है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज एनालिड्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम। तो दो कॉलम्स हैं, अगर आप एक कॉलम में देखो तो कुछ बॉडी पार्ट्स हैं या कोई मतलब कोई एक पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है किसी एनिमल का, और दूसरे में अगर हम देखें तो कोई फाइलम या क्लास के बारे में हमें बताया गया है। तो अब हमें इन्हें मैच करना है। सबसे पहले है ओपेरिकुलम। ओपेरिकुलम हमने कब पढ़ा था? हमने पढ़ा था फिशेस के केस में। फिशेस में कहाँ पढ़ा था? हमारे पास दो टाइप थी, ठीक है। एक थी कॉन्ड्रिच थाइस और एक थी ऑस्ट्रिच थाइस, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था ऑस्ट्रिच थाइस में, क्योंकि ये गिल्स के ऊपर कवरिंग होती है, दैट इज ओपेरिकुलम, ठीक है। सेकंड है पैरापोडिया। पैरापोडिया क्या होता है? पैरापोडिया एक लोकोमोटरी ऑर्गन है। किसके केस में है लोकोमोटरी ऑर्गन? ठीक है, सोचो सोचो सोचो। पैरापोडिया होता है एनालिड्स के केस में, ठीक है। सो इट विल मैच हियर, ठीक है। उसके बाद है स्केल्स। स्केल्स कहाँ पढ़े हैं? बहुत ही सिंपल है। स्केल्स कहाँ पढ़े हैं? स्केल्स हमने पढ़े हैं रेप्टाइल्स के केस में, ये इनका एक्सोस्केलेटन होता है, ठीक है। उसके बाद है कोम्ब प्लेट। कोम्ब प्लेट, सोचो हमने ये कहाँ पर पढ़ा था? मतलब हमने कुछ नंबर ऑफ कोम्ब्स पढ़ी थी, हमने पढ़ी थी 8 कोम्ब प्लेट्स पढ़ी थी, और वो हमने पढ़ी थी किसका? इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ स्टेनोफोरा, ठीक है, स्टेनोफोरा का। उसके बाद है रेड्यूला। रेड्यूला कहाँ पर पड़ा था? ये भी एक यूनिक फीचर है। किसका यूनिक फीचर है? ये यूनिक फीचर है मोलस्क्स का, ठीक है। तो ये जो रेड्यूला होता है ये मोलस्क के लिए यूनिक है, और इट इज फाउंड इन एवरी क्लास ऑफ मोलस्क, ठीक है। उसके बाद और कुछ जो होती हैं उनमें जैसे सीलिया भी होता है। उसके बाद है हेयर्स। तो अब हमें हेयर्स किस में देखने को मिलते हैं? ये तो मतलब अगर मैं ना भी आंसर दूं तो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर हम सारे ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो मैमल्स में हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। सो क्लास मैमेलिया। उसके बाद है कोइनोसाइट्स। कोइनोसाइट्स तो बहुत ही सिंपल है। कोइनोसाइट्स हमने कहाँ पर पढ़ा था? बहुत ही सिंपल, कहाँ पढ़ा था? सबसे पहला फाइलम हमारा कौन सा? पॉरीफेरा, ठीक है। उसके बाद है गिल स्लिट्स। अब वैसे तो एक ही बचता है, साइक्लोस्टोमेटा और एंड कॉन्ड्रिच थाइस। तो गिल स्लिट्स हमने पढ़े थे कहाँ पर? रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन कॉन्ड्रिच थाइस एंड साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम कोइनोसाइट्स की बात करें तो ये किस में थे? ये पॉरीफेरा में थे, जो पहला ही है। इसके बाद हमने ये कहीं भी नहीं पढ़ा है, राइट। तो ये चीजें बस हमें ऐसे ही ध्यान रखनी है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं हमें कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक दिया गया है जो एक यूनिक फीचर है, तो वो हमें मैच करना था। तो इसमें अगर आपको और भी डाल दिए जाएं तो भी आप मैच उनको कर पाओगे, क्योंकि अगर आपने चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड रिमेंबर, अगर मैच द कॉलम पेपर में नहीं भी आते हैं, बट देयर आर क्वेश्चंस, 1 मार्कर क्वेश्चंस भी आते हैं, आपके नीट में भी 1 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं, तो उनके लिए ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करना आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स दैट आर फाउंड पैरासिटिक ऑन ह्यूमन बीइंग्स। तो अगर हम कुछ ऐसे पैरासाइट्स की बात करें तो हमने किसमें पढ़े थे? मेनली हमने पढ़े थे प्लेटीहेल्मिन्थीज में और एस्केहेल्मिन्थीज में, राइट। तो उसमें से कुछ के नाम हम लिखेंगे, जैसे कि एस्कैरिस, राउंड वर्म, इट इज अ पैरासाइट ऑन ह्यूमंस, राइट। उसके बाद है विचरेरिया बैनक्रॉफ्टी, बहुत ही अजीब सा नाम है, फिलेरियल वर्म, राइट। उसके बाद है टीनियासोलियम, दैट इज टेप वर्म। उसके बाद है एंटेरोबियस, राइट, दैट इज पिन वर्म, दैट इज नेक्स्ट इज फेसियोला हिपैटिका, दैट इज कॉमन लिवर फ्लू, ठीक है। तो ये बहुत ही सिंपल थे, हमने अपने चैप्टर में पढ़े थे। तो जितने भी आपने चैप्टर में पैरासाइट्स पढ़े हैं, किसको वो अपना होस्ट बनाते हैं वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये एज अ 1 मार्कर आपको कहीं भी किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है,
राइट। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। तो ये तो था हमारा चैप्टर एनिमल किंगडम फ्रॉम क्लास 11 बायोलॉजी। हमने सभी के सभी एनसीईआरटी क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। तो आई होप चैप्टर पढ़ने के बाद और क्वेश्चंस डिस्कस करने के बाद अब आपके कॉन्सेप्ट्स हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है।